हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हैं? जी मैं अब्दुल्ला डार बोल रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल चलता है और फेसबुक से आपका कांटेक्ट नंबर मुझे मिला था। आप अच्छा। थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो मैं हाँ आपसे एक जी। टेलीफोनिक इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। तो जी। जी, तो उसको अभी कर सकते हैं क्या अपन कंटिन्यू? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहूँगी अब्दुल्ला, और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को थैंक्स कहूँगी कि इनकी बदौलत एक कलाकार दूसरे कलाकार को जानने के लिए सक्षम हो पाता है और हम अपनी कला को फैला पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जी, थैंक्स अब्दुल्ला। बिल्कुल सही मुझसे कहा इस तरह आपने। का जी, और ऐसे ही तो प्लेटफॉर्म से आजकल कनेक्टेड हो जाते हैं। वैसे तो जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो हम्म। इसलिए पहले हम जाके भी पर्सनली इंटरव्यू करते थे। अभी लास्ट जी। इंटरव्यू मैंने चैतन्य जी का किया है। चैतन्य भट्ट जी म्यूजिक अच्छा। कंपोजर हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, जानती हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ। तो जी। जो है मुझे आपकी भी प्रोफाइल दिखी और मुझे लगा जी। कि आपका इंटरव्यू करना चाहिए, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जी। आप हाँ पहले अपना डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, फिर मैं अपने क्वेश्चन जी। पूछता हूँ। हाँ जी, ज़रूर, ठीक है। जी। तो मैं पिछले 17 सालों से रंगकर्म से जुड़ी हूँ, और रंगकर्म और वॉइस ओवर का काम मैंने साथ में शुरू किया था। वाओ। तो बड़ी ही अजब सी कहानी थी। मुझे एक है अर्चना कुमार, उन्होंने कहा कि अपर्णा तुम क्या ये डांस, मैं थोड़ी हेल्दी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि अपर्णा क्या तुम ये डांस मूवमेंट कर सकती हो? तो मैंने उनको करके दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। तो उन्होंने अच्छा। मनोज नायर भैया से मुझे मिलवाया। उस समय मनोज भैया जिन जो माइंड के नाम से जाने जाते हैं, माइंड की विधा के जी। लिए, तो उनसे जब मैं मिली तो भैया ने भी मेरे मूवमेंट्स देखे, और तब भैया परछाइयाँ नाम से शैडो ग्रुप की शुरुआत कर रहे थे। तो अच्छा। इस तरह मेरा और भैया का, हम लोगों का रंग भैया सब सफर एक साथ हमारा चालू हुआ, और उन्हीं के कारण मुझे रेडियो के भी कार्यक्रम मिले। उसके बाद उत्कर्ष साउंड स्टूडियो में उमेश भैया के साथ, चैतन्य जी के स्टूडियो में, जनजाति संग्रहालय में, दूरदर्शन के लिए मैंने कई वॉइस ओवर्स किए, और साथ ही साथ रंगकर्म भी सतत करती रही। जी। तो मैं वॉइस ओवर, थिएटर तो करती ही हूँ। इसके अलावा मैं भोपाल के बहुत रेप्यूटेड स्कूल में हिंदी शिक्षिका भी हूँ। अच्छा वहाँ भी हुआ। मुझे, हाँ जी, वहाँ भी मुझे 9 वर्ष हो गए हैं काम करते करते। जी। तो थोड़ा ही पढ़ पाई, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स रही कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, और फिर बच्चा छोटा था, तो जी। खुद पढ़ूँ या बच्चे को पढ़ाऊँ, 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो मैंने बच्चे को चुना। तो जी। एमए, एमफिल, बीएड इतना पढ़ी मैं, और उसके बाद स्कूल में नौकरी लगी। फिर थोड़े साल मैंने थिएटर अपना छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने थिएटर वापस से शुरू किया, और पन्ना धाय जैसे नाटक के साथ मैंने वापसी की, और उम्मीद से दुगना मुझे उससे प्यार मिला। बालेन भैया ने उसे, बालेन वाह। उन्होंने जी। डायरेक्शन दिया था। और इसी के साथ मैं लेखन का कार्य भी करती हूँ, राइटर हूँ। कुछ पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपी हैं, कुछ मंच कवि कवि सम्मेलनों में भी मैं गई हूँ, कुछ न्यूज़ चैनल्स के कवि सम्मेलनों में भी मैंने अपनी कविताएं सुनाने का प्रयास किया है। और एक ही चीज़ अब्दुल्ला, मैं मानती हूँ कि हमें अपने जीवन में लगातार सीखते रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो जी। हम, ईश्वर ने करेगा, अल्लाह करेगा, तो हम ज़रूर एक ना एक दिन अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। जी, वो बस हम सारी तो सीखते रहें। कंडीशंस थी, लेकिन जी। आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो एक इंस्पिरेशन रहेगा यूथ के लिए। मतलब आपने कैसे मैनेज किया थिएटर को भी और जॉब को भी। ठीक। जी। जी। तो आगे अपन इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये हाँ पूछना जी। चाह रहा था कि क्या राइट एज रहती है थिएटर को स्टार्ट करने के लिए, यंगस्टर के लिए? बेसिकली देखो, जैसे मैंने बताया कि मुझे किसी ने बोला कि ऐसा करके दिखाओ, और मैंने करके दिखाया, और मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। तो मैं 14-15 ईयर्स से मैं जुड़ी हुई हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी कला सामने कैसे आ पा रही है। कई बच्चों की कला 4-5 साल की उम्र में भी सामने आ जाती है। तो वो यदि पेरेंट अंदर से समझते हैं बच्चों की उम्र के लिए, यदि माँ बाप अच्छे से अंदर से समझ पाते हैं कि हाँ बच्चा हमारा एक्टिंग की फील्ड में जाने के लिए सही है, तो वो उसी समय उस उम्र से भी बच्चे को थिएटर में लेके आ सकते हैं। और थिएटर में लाना इसलिए ज़रूरी है कि थिएटर से अभिनय की बारीकियाँ सीखने को मिलती हैं। तो जिस उम्र से शुरू कर दिया जाए, वो थिएटर मतलब
सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए जिस उम्र से भी थिएटर करना शुरू कर दे मतलब वहां से बोला किया जा जाए सकता है। टू अर्ली टू स्टार्ट इज बेटर, है ना? हाँ जितना जितना, अर्ली हाँ स्टार्ट करोगे उतना आप ज्यादा सीखोगे। और वही। आजकल तो अपन छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं, वो आर्टिस्ट हम्म, बन रहे हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट बन रहे हैं। और जो है मूवीज में भी आ रहे हैं, ड्रामा में भी आ रहे हैं। और बिल्कुल काफी बिल्कुल। जो अपन लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी देखते हैं, तो उन्होंने भी काफी हम्म, पहले अर्ली में भी काफी लोगों ने शुरू कर दिया था। हाँ अच्छा। हाँ। तो इंस्पिरेशन रहती है, बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एक्चुअली मंच पर जाकर वो मुखर बनते हैं, उनको जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हर फील्ड में अच्छा कर पाते हैं फिर वो। जी, थोड़ा सा मैं भी थिएटर से जुड़ा तो मुझे भी आइडिया अच्छा। है इस चीज का कि हाँ हाँ हाँ। जो है अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस लगने लगता है कुछ टाइम के बाद। जो आप बिल्कुल निखर के बिल्कुल। आते हो, आप हम्म कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हो, आप कहीं पे भी हम्म मूव हो पाओगे, आप परफॉर्म कर पाओगे, एक आपके अंदर खुद ऐसी एक्टिविटीज जनरेट होने लगती है कि आप खुद आगे बढ़ के हम्म, काम करने लगते हो। बिल्कुल तो झिझक दूर हो जाती है जी, ना। मैं ये हाँ। पूछ रहा था कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा कि ये थिएटर को भी मैनेज करना और जॉब को भी मैनेज करना? आ, देखो, सबके पास दिन में उतना ही वक्त होता है, 24 घंटे, है जी ना। और उसी 24 घंटे में हमको अपनी पूरी लाइफ को मैनेज करना होता है। तो वो जो कहते हैं ना कि औरतों में इसमें देवी जी के 8 हस्त बताए गए हैं, 8 हाथ। तो वो 8 हाथ जो है वो समय के साथ अपने आप को 8 घंटों में अपने आप को बांट लिया जाए तो फिर इजीली हो जाता है। स्कूल जी से मैं 4 बजे आने के बाद अपने बच्चे को समय देती हूँ, और बच्चे को समय देने के बाद फिर मैं रिहर्सल्स के लिए जाती हूँ। 2 घंटा 3 घंटा रिहर्सल्स से देके फिर मैं घर आती हूँ। और यदि हम अपने आप को टुकड़ों में बांट लें कि हमें जी इतना वक्त इस चीज को देना है, यदि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते जाएं और थोड़ा सा पंक्चुअलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करते जाएं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कुछ दिक्कतें कभी कभी जाती हैं, जब जब ज्यादा नाटकों की रिहर्सल हो जाती है या रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। पर यदि हम थोड़ा समय से पहले, 5 मिनट पहले के हिसाब से अपने आप को मैनेज करके चलें, थोड़ा मार्जिनल टाइम अपने पास लेके चले, तो हम हर चीज को समय पर पूरा करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। जी टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। जी, सही बात कही आपने, टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ आप जी। मुझे ये बताएंगी कि आप आरजे का भी वर्क करती हैं? हाँ जी। मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा, तो क्या आरजे का वर्क मतलब कैसे आई आप इस स्कीम में? आ, जैसा मैंने आपको बताया कि वॉइस ओवर मैंने 15 साल की, 14-15 साल की स्टार्ट कर दिया था। तो जी तब मैं केवल विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रम जो होते थे, अपने संस्थाएं होती है ना, एनजीओ होती हैं, जो जी जी एनजीओ की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम होते थे उनके लिए किया करती थी। वहीं पर मैं काम करते करते मैंने डोकोमो के लिए भी प्रॉम्प्ट किए, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, बोली के लिए। और ऐसे करते करते मेरा एक प्रोफाइल वॉइस ओवर आर्टिस्ट का बन गया, जिसमें मैंने अच्छा वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पे काम किया। यानी मैंने अपने आप को केवल आरजे के तौर पे नहीं बांधा, मैंने उसमें डबिंग के लिए भी काम किया, मैंने मिमिक्री के लिए भी काम किया, और मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ करने का काम किया, साथ में डॉक्यूमेंट्री की वॉइस ओवर का भी काम किया। तो जब मेरे पास एक मेरे मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, अभिनव जी, जी उनका मैसेज आया कि उन्होंने पूरे भारत भर से कई वॉइस ओवर आर्टिस्ट को जोड़कर एक ग्रुप बनाया। मेरी उनसे एफबी पर ही, जैसी आपकी मेरी मुलाकात एफबी पर हुई, जी वैसे उन्होंने भी एफबी से ही मुझे ढूंढा था। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप अपना वो सैंपल्स भेज दीजिए 4 तरह के, तो हम इस पे काम करते हैं। तो पॉकेट एफएम के लिए उन्होंने काम शुरू किया। तो ये ब्रॉडकास्ट आरजेइंग का, पॉडकास्ट आरजेइंग के लिए उन्होंने काम शुरू करवाया, और लगभग मैंने वहाँ पर काफी समय काम किया, और अच्छे सब्सक्रिप्शन भी मिले मुझे, इसके अच्छे सब्सक्रिप्शन भी मुझे उसके लिए मिले, और काफी लाइक किए गए मेरे शोज। अच्छा और हाँ, उसमें भी वर्सेटाइल रही मैं, मोटिवेशनल भी इसमें किया, उसमें भक्ति से संबंधित किया, उसमें हॉरर स्टोरीज भी मैंने की हैं, तो वो भी अच्छा इजीली एफबी पर उसमें मिल जाएगा। जी, मैं और उसको कुछ सर्च थोड़ा, करता हूँ। हाँ जी, जी थोड़ा रिसेशन के कारण दिसंबर से, सॉरी, दीपावली के बाद से वो काम थोड़ा सा रुक गया था, पर मेरा वॉइस ओवर का काम बाकी चालू रहा। अच्छा, तो वॉइस हाँ ओवर के जी। लिए आप व्यूअर्स को कुछ टिप्स दे सकती हैं कि किस तरह से बोलना चाहिए? मैंने देखा, जैसे देखिए अपन क्या है, एक नॉर्मल टोन में बात करते हैं,
ठीक, लेकिन वो एक हाँ थिएटर आर्टिस्ट की बात नहीं होती। ठीक, कोई भी एक जैसे राहत इंदौरी साहब को देखते हैं अपन तो कुछ एक अलग सा उनमें वेरिएशन आता है बोलने का, या किसी अपन सीरियल्स में देखते हैं आर्टिस्ट को तो उनका बोलने का वेरिएशन आता है। तो ये कुछ इसका एग्जाम्पल दे सकती हैं और वॉइस ओवर के बारे में कुछ और बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ जी। वॉइस ओवर की मैं क्लासेस भी लेती हूँ। मेरे बैचेस 12-13 बैचेस हुए हैं वॉइस ओवर वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें हम लोग 5-6 दिन क्लास लेके उनको नॉर्मली लोगों को सैंपल्स चाहिए रहते हैं, तो हम लोग उनका सैंपल्स वहीं स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाते हैं और उनको पेन ड्राइव पर देके सर्टिफिकेशन भी करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं संस्था के नाम पर। तो उसमें मैं लोगों को यही सिखाती हूँ कि आप आम बोलचाल में सबसे मतलब ये मेन चीज है जो हम सभी को, हर इंसान को ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो थिएटर वाला हो, चाहे वॉइस ओवर वाला हो, चाहे आम आदमी हो। जब हम बात करते हैं, पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं तब हमारी भाषा के अंदर जो हमारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सही हो। यदि मैं क्राइम पेट्रोल को क्राइम पेट्रोल बोलूंगी, पेट्रोल, तो मैं नॉर्मली भी पेट्रोल ही बोलूंगी। तो भाषा का हमें प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हम प्रेजेंट कर पाते हैं, चाहे हम थिएटर में करें चाहे वॉइस ओवर के अंदर करें। तो सबसे पहले तो आपको शुद्ध बोलने की आदत डालनी है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मुझे भी कई बार चाय पिलानी पड़ गई इस मामले में थिएटर में, क्योंकि क्या है वो एक होता है फिर और फिर, तो वो लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है कि हिंदी में फिर और जो है उर्दू में फिर। तो जो है अपन को वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वॉइस ओवर में। और कुछ जो है वोकल एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे गले पे हाथ रख के वो आवाज को अप लेके जाते हैं और डाउन लेके जाते हैं, तो वो कुछ एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं और आप भी कराती होंगी इसके अंदर। बिल्कुल कराती मुझे जी बताइए। हाँ, तो मतलब पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि हम जितना शुद्ध बोले उतना अच्छा है ना। दूसरा, उच्चारण क्लियर रहे। और तीसरी बात, जो हमारी टोन नहीं, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बोलते बोलते हमारी एक टोन बिल्ट हो जाती है, तो वो टोन हमारे अंदर कैरेक्टराइजेशन को किल कर देती है। हम डिफरेंट वेरिएशन में नहीं बोल पाते यदि हमारे अंदर एक टोन आ जाती है। तो मतलब इसमें मैं छोटी सी ये बात ऐड करना चाहूंगी कि टोन ना आने दें और ओम का उच्चारण करें, सांस की ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेस करें, ये बहुत लाभदायक रहती है वॉइस ओवर के लिए। जी जी। अब वॉइस ओवर से अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं फेस एक्सप्रेशंस पे। ठीक, जब अपन थिएटर में खड़े हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो फेस एक्सप्रेशंस मतलब क्या मैटर करते हैं और किस तरीके के फेस एक्सप्रेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी, फेस एक्सप्रेशन वो हथियार होता है आर्टिस्ट का, जब हमारे पास में बोलने को शब्द नहीं होते तो सैकड़ों शब्दों को एक साथ यदि हमें बयां करना है तो वो भावों के थ्रू हम कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके लिए एक ही बहुत सरल तरीका है। जब आपका को-एक्टर उस चीज को बोल रहा है तो आपको उसे उतने ही ध्यान से सुनना है रिहर्सल्स के दौरान। उसके डायलॉग में आपको उतना ही डूबना है जितना कि आप अपने डायलॉग के अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर डूबे हैं। तब जाके आप उसके भावों को ग्रहण कर पाएंगे और अपने भावों को ग्रहण कर पाएंगे। तो यानी एक अपने कैरेक्टर में डूबने के अलावा अब्दुल्ला, हमें अपने को एक्टर्स के कैरेक्टर के अंदर भी डूबना होगा, तब हम फेशियल एक्सप्रेशंस उस कंडीशन के हिसाब से लेकर आ पाएंगे। यानी उसका दुख हमारे चेहरे पर बयां हो जाना चाहिए। ये तभी होगा जब हम उसके भावों को समझ रहे होंगे, हमारे को एक्टर के या जो हमारा साथी कैरेक्टर है, बेसिकली को एक्टर भी ना कहा जाए, साथी कैरेक्टर है, उसके भावों को जब हम समझ रहे होंगे तो हम आसानी से हमारे चेहरे पर ये भाव आ जाएंगे। जी, ऐसा भी होता था थिएटर में हमारे साथ। मतलब जो हमारे साथ के आर्टिस्ट थे वो उसको फील करने के लिए वैसा एटीट्यूड रखने लगते थे, या फिर वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे, तो ताकि उनके अंदर वो फील आने लगे और वो धीरे धीरे उसके अंदर मतलब लगातार प्रैक्टिस करते 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 वो फील आने लगती है। मतलब अभी मैं बात से नहीं उतना उसको समझा सकता, लेकिन जब उसको देखते हैं ना कि करते में जो कैरेक्टर फॉर्म होता है, तो आप समझ नहीं पाते ये वही है जिससे अपन मिले थे। इतना चेंजेस आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि थिएटर और टीवी, इनमें क्या डिफरेंस है? आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरा तो कुछ अरसे का ही वक्त रहा है, 4-5 महीने थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थिएटर में और टीवी में क्या डिफरेंस है?
बेसिकली थिएटर और टीवी यदि देखा जाए तो थिएटर में जिसने एक्टिंग की है उसके लिए भावों से खेलना टीवी पर आसान हो जाता है। वही दूसरा पहलू ये है कि थिएटर में हम लोग लाउड एक्टिंग करते हैं, है ना, तो वहां हमें जैसे थोड़े भाव दिखाने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी होती है, लेकिन स्क्रीन पर जब हम जाते हैं तब हमें अपने भावों को थोड़ा सा संकुचित करना पड़ता है जितना हम थिएटर में करते हैं। एक छोटा सा बिल्कुल बाल की सुई की नोक के बराबर डिफरेंस रहता है थिएटर की एक्टिंग और टीवी की एक्टिंग के बीच में। जी। तो वो जैसे लाउड एक्सप्रेशन हम थिएटर में देते हैं, लाउड मूवमेंट्स देते हैं, वो लाउड मूवमेंट्स टीवी पर नहीं रहते और उसमें हमारे हल्के से भाव आते हैं और बहुत ही सौम्यता से खेला जाता है टीवी पर। मतलब एक एग्जाम्पल से अपन ऐसा समझ सकते हैं कि ऑडियंस पीछे तक बैठी रहती है थिएटर में और हमको हाँ, उतना ज्यादा लाउड होना पड़ता है कि वो आखिरी तक आवाज जाए, लेकिन टीवी के अंदर क्या है, हमको बहुत संयम रख के और उतना ही कैमरा उतना ही फ्रेम रहता है, उसके अंदर एक्सप्रेशंस देने हैं। बस तो वही ऑडियंस है आपकी, वो जो फ्रेम है ना वही जी ऑडियंस है, उतना ही समझ के हमें एक्ट करना होता है। जी और जी दूसरा इसमें वॉइस की दिक्कत जाती है थिएटर आर्टिस्ट को नॉर्मली। जी जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो एक दो बार में देख के समझ जाते हैं, पर मैंने कई ऐसे बड़े से बड़े पुराने आर्टिस्ट को भी देखा है लाउड बोलना मना करते हैं टीवी की एक्टिंग में। और मतलब कई बार ये हो जाता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जो थिएटर से नहीं जुड़े होते और एक्टिंग की फील्ड में जाते हैं उन्हें उस चीज की परेशानी जाती है, वो वॉइस के पिच को मैनेज नहीं कर पाते, वो बहुत स्लो बोल देते हैं या बहुत ज्यादा तेज बोल देते हैं। लेकिन थिएटर के बंदे को यदि एक बार बोल दिया जाए कि सर इस लेवल की पिच पर आपको बोलना है तो वो बोल देता है। और शुरू में परेशानी जाती है कि वो एकदम से कभी कभी हाई पिच पर बोल देते हैं थिएटर आर्टिस्ट, जी। तो वहाँ की पिच भी जैसे एक्सप्रेशन लाउड नहीं चाहिए टीवी पर, वैसे पिच भी थोड़ी सी डाउन रहेगी, एक हाई पिच क्वेश्चन पर नहीं जाता। जी हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन व्यूअर्स के माइंड में आ रहा होगा इस टाइम कि हाँ टीवी सीरियल में कैसे अप्लाई करा जा सकता है। आपने टीवी सीरियल्स में भी वर्क किया है, तो थोड़ा सा हाँ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दीजिए टीवी सीरियल्स का। अ, मैं तो ये कहूंगी कि हम लोग ब्लेस्ड हैं अब्दुल्ला कि हम भोपाल में हैं जी और भोपाल में ही आज इतना काम हो रहा है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब मामला ठंडा है, लेकिन इतना काम हो रहा है। हम जैसे हम लोग हैं, हम तो नौकरी करते हैं तो हमारे पास एक बंधी हुई इनकम आती है, उसके बाद हम थिएटर के लिए समय निकालते हैं। लेकिन ये बहुत ही गोल्डन टाइम रहा है इस दौरान। अभी बीच में जब शूट्स भोपाल में काफी शूट्स हुई हैं, तो ये हमारे उन आर्टिस्ट भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहा जिनकी पूरी आमदनी इस पर निर्भर करती है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है, कई लोग तो मुंबई जाते हैं, कई डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपना रिज्यूमे दे के आ जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है हमारे भोपाल में हमारे कई कोऑर्डिनेटर्स भाई हैं, कई कोऑर्डिनेटर्स हमारे यहाँ भोपाल में हैं, तो अलग अलग बैनर के तले वो लोग काम करते हैं और छोटा सा उनका एक रेशियो, उनका एक परसेंटेज जो कोऑर्डिनेटर का जाता है वो जाता है, बाकी वो अच्छे से अच्छा आपको पे कराने का प्रयास करते हैं। तो हमारे भोपाल से वो लोग जुड़ते हैं, वो खुद काम लेके आते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे वो तो बिचौलियों का काम करते हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अपना पैसा खा जाते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप यहाँ भोपाल में बैठे हो और कोऑर्डिनेटर्स आपको काम लाके दे रहे हैं, कौन आके आपको ढूंढ रहा है भोपाल में? जी बैठे बैठाए तो कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन वो बंदे मेहनत करके काम लेके आ रहे हैं हमारे लिए। ऐसे कई लोग हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगी वरना नाम लेना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जी जी सही बात है, कुछ चीजें बहुत हिडन रखनी पड़ती हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम उन्हें नेट पर सर्च करके या अपने बाकी आर्टिस्ट भाई बहनों से, दोस्तों से पूछ कर पता करके देख सकते हैं। बहुत से लोग अच्छे बैनर के तले काम ये बात बताऊं, आप एक्सपीरियंस है तो आपने व्यूअर्स को बहुत सही बताई है, वरना बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। मैंने देखा है कि वो मुंबई में जाके रहेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, दिल्ली में रहेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमको स्टिल वर्क करते रहना चाहिए, हम भोपाल में हो या हम मुंबई में हो या दिल्ली में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, लेकिन हम वर्क करते रहें ऑटोमेटिकली और हम लिंक्स जनरेट करते रहें और जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनसे पूछते और समझते रहें, तो ऑलरेडी रास्ते बनते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अब्दुल्ला। और आजकल ये सबसे बड़ी परेशानी देखने मिलती है, जो यंगस्टर्स है ना, जो नए लोग थिएटर में आ रहे हैं वो इंस्पायर हो जा रहे हैं कि हम थिएटर में आते क्यों हैं वो लोग, कि भाई मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, उनको ये चीजें हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका,
जी है ना, कि मतलब बहुत ऐसा लगता है कि ग्लैम फील्ड में जाएंगे, 1 महीना थिएटर सीखते हैं, जाके मुंबई में सेटल हो जाएंगे और वहां तो ऐसी काम मिल जाएगा, अपन तो शाहरुख बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो जी दोनों चीजें अलग अलग हैं और आपको डेडिकेशन दोनों जगह पर देना पड़ेगा। जी जितना पहले अपने आप को परिपक्व कीजिए सीख कर, और परिपक्व होने के लिए आपको 4-4 5-5 साल लगाने की जरूरत नहीं रहती है। आप 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना भी लग के यदि सीख लिए तो फिर आपको किसी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उतना आप लग के सीखना है, आपको बिल्कुल तल्लीन होके सीखना है जी। उतना समय। अच्छा, एक हाँ बात जी। बताइए, जैसे एक थिएटर आर्टिस्ट है तो उसको क्या सिंगिंग आना भी जरूरी है? क्या ऐसा टाइम भी आता है कि आपको स्टेज पे सिंगिंग की भी जरूरत पड़ती है? और किस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है इसमें? बिल्कुल। बेसिकली सिंगिंग का थिएटर से ताल्लुक ये है, जब हम लोग पिचेस की बात करते हैं, है ना, गला खुलने की बात करते हैं, हाई पिच पर जाने की बात करते हैं और रोने की बात करते हैं, तब वहां जो आलाप यूज होते हैं, जी है ना, उन आलापों को समझने के लिए हमें बेसिक स्वर ज्ञान होना चाहिए। सारे जी गमा का और जो थोड़े आधारभूत ज्ञान है वो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि संगीत ऐसी विधा है जो सबके अंदर नहीं हो सकती। और जी थिएटर में हम बेसिकली फोक संगीत का, मुख्यतः फोक संगीत ज्यादा उपयोग करते हैं, और डिपेंड करता है, रियलिस्टिक प्ले है तो फिर अलग तरह का संगीत होगा। तो वहां पर यदि आपको गाना नहीं आता रियलिस्टिक प्ले में, और आपका संगीत कोई और सिंगर, कोई भी गायक प्रस्तुत कर रहा है, तो संगीत को अडेप्ट करना भी आपको आना चाहिए। जी संगीत केवल गाना नहीं है वहां पर, या गाना केवल गाना नहीं है, उस गाने को फील करके भाव भी देना एक अलग बात है। तो जी संगीत कहीं ना कहीं जुड़ा है, और जो कैरेक्टर का मर्म है उसे निकालने के लिए कई बार संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो उस म्यूजिक को फील करना आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए संगीत, अपना फीलिंग जो आती है ना, वो संगीत सीखने से आती है। आप उस संगीत को सीखो, आप उसको अडेप्ट करो, तब आप अपने आप एक्सप्रेशन उसके अंदर लेके आ जाते हो। और फोक गाना है तो फोक गाना जितना हमें पिचेस के लिए ये बहुत मदद कर देता है, अपने पिचेस को अप एंड डाउन के लिए जाने के लिए, आवाज के आरोह अवरोह के लिए जी संगीत बहुत मदद करती है। जी। हम्म। मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरी नॉलेज भी एक सीमित है, तो आप अपनी तरफ से कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें, कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप बताइए। हाँ, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही, बिल्कुल मैं बताऊंगी। मैं भी ड्रामा क्लासेस लेती हूँ, और मैं इंडिविजुअल ड्रामा क्लासेस लेती हूँ। तो अच्छा, वाह। उसमें ये जैसे, हाँ, इंडिविजुअल ड्रामा एक मेरा 30 डेज का कोर्स रहता है। तो उसमें मैं अक्सर ये देखती हूँ, एक बंदा आया, उसको बहुत सपने बहुत बड़े बड़े थे, तो वो आया मुझसे, कुछ दिन उसने 10-15 दिन उसने मेरे साथ क्लास की। अब क्लास करने के बाद वो एकदम से गायब हो जाता है, और दूसरे कोऑर्डिनेटर्स के साथ जुड़ के वो काम करता है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक विधा को पूरी तरह सीखो, किसी भी चीज को। और यदि हम 10 नावों पे एक साथ सवार होकर चलने की कोशिश करेंगे तो हम सब में आधे अधूरे रह जाएंगे, जी, हम ये किसी बात भी सही चीज है। में पूरे नहीं हो पाएंगे। तो एक बार एक चीज को पूरी तरह सीखें। यदि हम थिएटर में तल्लीन होकर जाना चाहते हैं तो थिएटर को सीखें, साथ ही साथ यदि हम राइटिंग का काम करना चाह रहे हैं तो सीखें। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि सीखने की आदत को खत्म मत कीजिए। एक जी हमारे युवा वर्ग में आजकल एक गुरूर छाया हुआ है कि अरे 3 महीने मैंने तो एक्टिंग कर ली, मैं तो पीछे जाके खड़ा हो गया था, अरे मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, मैं तो भाई तू ऐसा कर लेना भाई। नो, नहीं जी होती। एक्टिंग ताउम्र सीखने की चीज है। आप जी छोटे से भी सीख सकते हो, आप बड़े से भी सीख सकते हो। तो सीखने की आदत अपने अंदर, और बड़ों से सुन के सीखने की, समझने की, वो एक रिस्पेक्ट थिएटर के लिए और एक्टिंग के लिए आपके अंदर होना चाहिए। जी। कई तो बातें ऐसी तल्लीनता। होती हाँ। हैं कि हम नहीं समझ पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। जैसे मैं भी बोल हम्म। रहा हूँ तो आप समझ पा रही होंगी, या कहीं आप बोलती हाँ। हैं तो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। लेकिन जब हम एक माहौल के अंदर रहते हैं, और आजकल हाँ। क्या है, पबजी और मोबाइल में बच्चे, लेकिन जब वो हम्म। निकलते हैं और वो थिएटर में एक्ट करते हैं और ऑडियंस को फेस करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हमको अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये हम्म। आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, हम्म। एंड के अंदर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए? बिल्कुल अब्दुल्ला। जी चैनल के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि भाई, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से जोड़ने की, और नए लोगों को इससे काफी कुछ सीखने मिलेगा।
जो भी नए लोग थिएटर में आके अपना काम करना चाहते हैं या जो पुराने लोग भी हैं वो कोई मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। और जैसे शोकेसिंग के लिए भी आपका चैनल एक बहुत अच्छा माध्यम है। यदि एक व्यक्ति अपना शोकेसिंग भी करना चाहे, अपने कार्य को प्रचार भी देना चाहे, तो उसके लिए भी ये आपका चैनल एक बहुत अच्छा माध्यम बन के उभर सकता है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। और बिल्कुल आप निरंतर ऐसे ही काम करके लोगों को एक दूसरे से रूबरू करा के लगातार कुछ ना कुछ इसी तरह से नया करते रहिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल आप भी सफल होंगे और भी लोगों को आपकी वजह से काफी नाम मिलेगा। जी, बस यही कोशिश है। जी, आपसे ये भी पूछना था मुझे कि आपने किन किन डायरेक्टर्स, एक्टर्स के साथ काम किया है? हाँ, बिना डायरेक्टर्स के काम करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। यदि वो काम देंगे नहीं तो हम काम करेंगे कैसे? जी, सही बात। मैंने अब्दुल्ला शुरुआत मनोज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मनोज नायर जी के साथ मैंने शुरुआत की थी, मनोज भैया के साथ। उसके बाद मैंने बालेन भैया, बालेन सिंह कुशवाहा, मैं भैया ही मानती हूँ उनको, तो उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद जावेद जैदी जी थे, अब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ भी मैंने काम किया है। अच्छा। इसके अलावा दिनेश नायर जी और कर्णवीर, अभी बहुत ही अच्छा उसका प्रेम होशंगाबाद से है बेसिकली और भोपाल से थिएटर करते हैं। राजेश भदौरिया जी, इनके साथ मैंने काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि मैं शायद किसी को भूल रही हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन हर डायरेक्टर के साथ मुझे कुछ नया ही सीखने को मिला हमेशा। हाँ, तारिक दास जी के साथ हमने मेरे बात किया था और 3 प्ले करने के बाद वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब मैं उनके साथ 3 शो कर पाई थी तारिक जी के साथ मेरे बात के। जी, उनके लिए बस प्रे कर सकते हैं अपन। हाँ जी, और ये बात आपने सही बात बोली। कई बार डायरेक्टर्स जो है एक्सप्रेस कर देते हैं, कई बार अपन को समझना पड़ता है कि अपन को करना क्या है। बिल्कुल, है ना? तो वो जो चीज है, जब अपन डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो अपन को समझ में आता है कि हाँ अपन को करना क्या है। और वो कभी किसी में एक वो आर्ट होता है कि वो डायरेक्शन करवा दे। ठीक है, वो हर किसी के अंदर नहीं होता कि कहाँ पे आपको मूवमेंट करना है, फिर कैमरा किधर जाएगा। इतनी बारीकियां होती हैं, लाइटिंग की बारीकियां, कैमरे की बारीकियां, रेजोल्यूशन की बारीकियां, और जो है वॉइस की बारीकियां, और इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि थिएटर के अंदर रीटेक नहीं है। बिल्कुल, है ना? तो वो जो अपन लोग काम करते हैं तो अपन को समझ में आता है कि हाँ क्या डिफरेंस रहता है। जी, तो ये चीज मुझे नजीर जी के यहाँ भी सीखने मिली। पीरियोडिक प्ले हमने उनके साथ किया था, नजीर कुरैशी जी के साथ। जी, मैंने उनका प्ले देखा है एक, और एक मैंने उनका प्रमोशन भी किया था वीडियो का। दिल्ली तेरी बात निराली। तो उसमें क्या हुआ, मेरी उनसे बात हुई कॉल के ऊपर, और मैंने एक उनको वीडियो बना के भेजी कि मैंने उसमें बताया कि आज आपका प्ले होने वाला है, ये दिल्ली तेरी बात निराली प्ले देखने आई है। और उसमें मैंने ऐसे चुटकी बजाई और मैं गायब हो गया स्क्रीन से। तो एक ऐसी मैजिकल वीडियो बना दी थी प्रमोट करने के लिए, तो वो मैंने उनको भेजी। तो अपन उनसे भी कनेक्ट होंगे और भी आगे के लिए इंटरव्यू के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू जी। ओके, तो इंटरव्यू को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त देने के लिए। ठीक, अब्दुल्ला, धन्यवाद मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आपके इस चैनल पर अपना इंटरव्यू दे सकूं, और मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। जी, ठीक, आगे मुलाकात होगी। ओके, नमस्ते। नमस्ते।